Assalamualaikum, all my dear students. Today we are here again with a new video for Standard 10. ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज 10वीं जमात इंग्लिश के इस नए वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। का 5वां सबक, जिसका टाइटल है द अल्केमी ऑफ नेचर। ये वीडियो 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो को आप BMC एजुकेशन उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 10 MCGM मुंबई महानगर पालिका की इस चैनल पर देख रहे हैं। द नेचर और उससे साथ ही यहां पर है द अल्केमी ऑफ नेचर। अल्केमी कहते हैं कोई ऐसी बात जो नॉर्मल से हटकर हो, जिसे हम उर्दू में कहते हैं करिश्मा। ओके, द अल्केमी ऑफ नेचर यानी कुदरत का करिश्मा। अब कुदरत की ताकत क्या होती है, कुदरत हमारे अतराफ में किस तरह से हमेशा से मौजूद है और किस तरह कुदरत में मुख्तलिफ उमूर अंजाम पा रहे हैं, ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में हम उसके कुछ फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स को समझेंगे, यानी कुछ फलसफे की बातें यहाँ पर सीखने वाले हैं। वो फलसफे की बातें जो अब तक हमने छोटी क्लासेस में साइंस या नेचर को इस तरह से नहीं पढ़ा, आज हम पढ़ने वाले हैं द अल्केमी ऑफ नेचर। हमेशा की तरह चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे वार्मिंग अप एक्टिविटीज से। वार्मिंग अप एक्टिविटीज के चिट चैट सेक्शन में हम देखने जा रहे हैं कुछ टॉपिक्स, जिसकी मदद से हमें टॉपिक की शुरुआत और उसके दीगर पॉइंट्स को समझने में मदद मिलेगी। शुरू में क्वेश्चन दिया हुआ है, डिवाइड द क्लास इनटू 5 ग्रुप्स, डिस्कस इन द ग्रुप द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड गिव 1 क्वेश्चन टू ईच ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। एक्टिविटी को क्लासरूम में इस तरह करना है कि क्लास के तमाम बच्चों को 5 ग्रुप्स में डिवाइड करके हर एक ग्रुप को एक एक सवाल दे देना है और हर ग्रुप के बच्चे उस पर डिस्कस करेंगे और उसको डिस्कस करने के बाद अपना अपना जवाब अपने ग्रुप के सामने अपने ग्रुप की तरफ से पेश करेंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, इसलिए ग्रुप बनाकर हर बच्चों को ये टास्क देना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप लोगों की तरफ से मैं ये क्वेश्चन पेश कर रहा हूं और उस पर हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीड्स रीजर्मिनेट फ्रॉम अनदर सीड। क्या कहा गया कि सीड्स यानी जो बीज होते हैं, एक बीज से दूसरा बीज बनता है। किस तरह से कि जो भी फल होते हैं, उन फलों के बीज को जब हम जमीन में बो देते हैं तो उसमें से एक नया पौधा निकलना शुरू होता है और वो फिर से एक नए फल को तैयार करता है और उस फल में फिर एक नया बीज होता है। तो इस प्रोसेस को आपको डिस्कस करना है, उस पर आपको बात करनी है कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है। इसी
द प्लांट्स एंड फ्लावर्स विल्ट एंड बिकम वन विद द अर्थ। ठीक है, प्लांट्स एंड फ्लावर्स के पौधे और फूल जो होते हैं वो विल्ट हो जाते हैं यानी मुरझा जाते हैं, और मुरझाने के बाद दे बिकम वन विद द अर्थ, और फिर वो अर्थ के साथ मिल जाते हैं यानी मिट्टी में मिल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, उस पर हमें डिस्कस करना रहेगा कि एक पौधा जो होता है उसमें फूल खिलते हैं, सुबह के वक्त फूल खिलता है और फूल खिलने के बाद दोपहर तक फूल वो खिला हुआ रहता है, और फिर जैसे जैसे शाम होना शुरू होती है, शाम होते होते वो फूल मुरझाना शुरू हो जाता है और मुरझा कर फिर वो फूल गिर जाता है, वो पेड़ से अलग हो जाता है, मुरझाना। ठीक है, उसके बाद आगे है कैक्टाई थ्राइव इन द डेजर्ट रीजन, है ना। थ्राइव इन का मतलब होता है अपने आप को कायम रख लेना, बाकी रह जाए। कैक्टस का जो पौधा होता है जो रेगिस्तान में बाकी रहता है, रेगिस्तान में दूसरे पौधे नहीं हो सकते, लेकिन कैक्टस का जो पौधा होता है जिसे हम नागफनी कहते हैं, तो नागफनी का पौधा डेजर्ट में भी बाकी रह जाता है। तो आखिर ये किस तरह से होता है उस पर आपको डिस्कस करना है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि कैक्टस का पौधा रेगिस्तानों में किस तरह से क्यों कर वो बाकी रह पाता है, उसके अंदर कौन सी खास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर नेचर टर्न्स ग्रीन इन स्प्रिंग, है ना। ये भी हमने देखा हुआ है कि पतझड़ के दिनों में तमाम दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं, और झड़ने के बाद जब स्प्रिंग यानी बहार का मौसम आता है तो यही पत्ते दोबारा से उस पेड़ के ऊपर निकल आते हैं। इस तरह जो पेड़ मुरझा चुका था वो पूरी तरह से हरा भरा हो जाता है। तो आखिर ये अमल किस तरह से होता है उस पर हमें डिस्कस करना रहेगा। देन लास्ट क्वेश्चन है कैटरपिलर, है ना। कैटरपिलर जो एक कीड़ा होता है, और उस कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई किस तरह से बन जाता है ना। इस पूरे प्रोसेस को हमें डिस्कस करना है। आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। ये जितने क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे थे, आप इन क्वेश्चंस को छोटी क्लासेस में कहीं ना कहीं आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ है, ईवीएस में, साइंस में, कि किस तरह नेचर ने इन तमाम कामों को अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ किस्म का माहौल बना रखा है कि ऐसी बातें जो बज़ाहिर हमें नामुमकिन लगती है लेकिन वो चीजें वकू पजीर होती हैं और अपने अमल तक पहुंचती है। अब आते हैं हम एक्चुअल चैप्टर की तरफ। यहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज हैं लेकिन उसे हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं हमारा असल चैप्टर। द अल्केमी ऑफ नेचर, जिसे हम कह सकते हैं कुदरत का करिश्मा। शुरुआत में एक नज्म की कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं जिसके पोएट हैं विलियम ब्लैक। वो लाइन्स हैं, टू सी अ वर्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour। क्या कह रहे हैं कि अगर आप to see a word in a grain of sand, कि आप दुनिया को रेत के पत्थरों में देखना चाहते हैं, and a heaven in a wild flower, ना, a heaven in a wild flower यानी जन्नत को एक फूल में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड। तो इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी कहते हैं लामहदूद होने को ना, कि जो दुनिया, जो कायनात लामहदूद है उसे आपको अपने मुट्ठी में करना होगा, पाम ऑफ योर हैंड।
एंड इटर्निटी इन एन आवर, और साथ ही आपको वक्त को रोक लेना होगा। इटर्निटी कहते हैं लामहदूद वक्त को, कि पता नहीं ये वक्त कब खत्म होगा, तो उस लामहदूद वक्त को आपको रोक लेना होगा। तो ये तो कुछ पोएटिक लाइन से है, यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब आते हैं एक्चुअल चैप्टर पर। आज इसमें फर्स्ट पैराग्राफ हम रीड करेंगे और साथ ही इसके मीनिंग को भी समझेंगे। We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. We instinctively turn to outdoor activities and nature, है ना, we turn to outdoor activities and nature. हम लोग, हमारे अंदर एक ऐसा इंस्टिंक्ट होता है, एक जिबिल्लत होती है, ख्वाहिश होती है कि हम अक्सर ऐसे किसी बाहर के एक्टिविटीज या नेचर की तरफ जाते हैं जब एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड इनहांसिंग आवर वेलबींग, कि जब अपने आप को हम रिलैक्स करना चाहते हो या फिर अपने आप को खुश रखना चाहते हो, कोई सुकून हासिल करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम नेचर की तरफ जाते हैं। नेचर सूथ्स एंड नर्चर्स, और ये नेचर क्या करता है, वो सूदिंग करता है। सूद कहते हैं तसल्ली देना को, राहत पहुंचाना को, और नर्चर भी नर्चर का मतलब होता है परवरिश करना, मतलब देखभाल करना। तो जब हम नेचर की तरफ जाते हैं तो नेचर हमारे परेशानियों को, हमारे दुखों को दूर करता है और साथ ही हमारी परवरिश भी कर रहा होता है। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स, नेचर हमें हमारी ख्वाहिशात को, हमारी ज़रूरतों को फुलफिल करता है, यानी पूरा करता है। एंड मोटिवेट्स, और मोटिवेट भी करता है, यानी हमें वो मोटिवेट करता है, हमें तहरीक देता है कि हम दोबारा से जिंदगी के लिए तैयार हो जाएं, मुश्किल हालात को मुकाबला करें। नेचर विस्पर्स एंड कमांड ना, वो हमसे विस्पर करता है। विस्पर कहते हैं सरगोशी करना। सरगोशी का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि वो हमें इशारे दे रहा होता है। एंड कमांड्स, और फिर वो हमें हुक्म भी देता है। हुक्म देता है मतलब क्या, कि वो फिर अपनी ताकत का इजहार करता है और फिर मजबूरन हमें कुछ काम करने पड़ते हैं। तो नेचर यानी कुदरत की तरफ से हमें इशारे मिल रहे होते हैं कुछ कामों को करने के लिए। अगर हम उस इशारों को नहीं समझ पाते तो फिर हमें उन कामों के जबरदस्ती करने के लिए नेचर हमें कमांड भी करता है। आर यू लिसनिंग, यानी क्या आप सुन रहे हैं? राइटर हमसे पूछ रही है कि क्या आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूं। When I do, it leaves me in complete awe, है ना। लेकिन वो खुद के बारे में कह रही हैं कि जब मैं नेचर की इन बातों को सुनता हूं तो नेचर की इन बातों को सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा ऑ होता है। ऑ का मतलब होता है हैरत में पड़ जाना ना, कि मैं पूरी तरह से हैरत में पड़ जाती हूँ कि ये कैसे हो गया, ये क्या बात हो गई। अब उसी बात को थोड़ा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन। वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन। हिबिस्कस प्लांट क्या होता है? एक किस्म का पौधा होता है जैसा कि तस्वीर में आपको नजर आ रहा है ना। तो उनके गार्डन में एक हिबिस्कस का पौधा है। उस हिबिस्कस के पौधे के बारे में कह रहे हैं कि एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट। एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट एंड फ्लावर इज बिग, ब्राइट एंड टेंडर। कि हर 15 दिन में उसमें एक फूल जो है वो ब्लूम होता है। ब्लूम कहते हैं खिलना को, कि हर 15 दिनों पर उसमें एक फूल खिलता है जो कि बड़ा चमकदार और बहुत ही नर्म नाजुक होता है। Through the day it smiles with the sun and dances with the wind.
थ्रू द डे यानी पूरा दिन, इट स्माइल्स विद द सन, सूरज के साथ साथ वो मुस्कुराता रहता है, एंड डांसेस विद द विंड, और हवा के चलने पर वो डांस कर रहा होता है यानी वो हिल रहा होता है। बट एज इवनिंग अप्रोचेस, लेकिन जैसे जैसे शाम होने वाली होती है, इट स्टार्ट्स विल्टिंग, वो विल्टिंग शुरू कर देता है ना। विल्टिंग से मुराद मुरझाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे शाम का वक्त करीब आता है वो फूल मुरझाने लगता है। द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स कंप्लीटली, द मॉर्निंग आफ्टर यानी अगली सुबह को, इट विदर्स, विदर यानी वो सूख जाता है, मुरझा जाता है कंप्लीटली, एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स, और दूसरे दिन शाम होने तक वो अपने उस पौधे से अलग होकर गिर जाता है, एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन, और दोबारा वो अर्थ यानी मिट्टी में मिल जाता है। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे। अब देखिए यहाँ पर एक फूल के बारे में उन्होंने एग्जाम्पल दी कि हिबिस्कस प्लांट पर जो फूल होता है 15 दिनों में एक फूल खिलता है और एक ही दिन वो रहता है, और शाम होने तक वो मुरझाने लगता है और दूसरे दिन वो उस पौधे से अलग होकर गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है यानी खत्म हो जाता है। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर, है ना। एक दिन के लिए वो फूल आया था, लेकिन उस एक दिन को भी उसने फुल स्प्लेंडर यानी पूरी शान शौकत के साथ उसने गुजारा। What if we too live our life, however short, to its fullest? सोचिए जरा, अगर हम अपनी जिंदगी को इसी तरह फुलेस्ट जीते हैं, फुलेस्ट यानी पूरा जिंदा दिली के साथ, पूरी खुशियों के साथ अगर हम अपने वक्त को गुजारते हैं और इसी तरह हम भी अपनी जिंदगी जीते हैं तो कैसा होगा, है ना। यानी क्या हमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम अपनी जिंदगी को इस तरह से जी लें। आगे है और कुछ एग्जाम्पल्स बता रही है कि वी वेंट टू अ रॉकी बीच and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside, carved, sculpted and shaped by the water, है ना। जैसा कि आमतौर से बीचेस पर होता है, जैसा कि देखिए यहाँ पिक्चर में भी हमें नजर आ रहा है कि अगर कोई पथरीला बीच हो, पथरीला इलाका हो जो समुंदर से लगा हुआ हो और वहां पर समुंदर का पानी उससे बार बार आकर टकराता हो, तो क्या होता है कि उस रॉक्स को वो कार्व कर रहा होता है। कार्व कहते हैं तराशना को। साहिल पर जो पानी, ओशन का, समुंदर का पानी जो टकरा रहा होता है वो उसको कार्व कर रहा होता है। स्कल्प्टेड एंड शेप्ड, ना। स्कल्प्ट ये लफ्ज़ मानी उसका होता है मुजस्सिमा बनाना को, और मुजस्सिमा आपने देखा होगा किस तरह से उसे तोड़ तोड़ कर मुजस्सिमा बनाया जाता है। पत्थरों को जब स्कल्प्ट किया जाता है तो उसे तराश कर उसका मुजस्सिमा बनाते हैं। तो स्कल्प्टेड, शेप्ड बाय वाटर, और उसे शक्ल दी हुई है यानी उसमें से रास्ता बना लिया हुआ है, उसको अलग कर दिया हुआ है, उसको तराश दिया हुआ है। किसने? पानी ने। अब अगर हम दोनों का मुआवजा करते हैं तो नेक्स्ट पैराग्राफ में वही समझा रहे हैं, वाटर इज सो जेंटल एंड रॉक इज सो हार्ड, एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे फॉर years, द रॉक gives in. It takes the shape that the water commands. Our problems are so colossal and we are so small. Yet we persist. क्या कह रहे हैं कि वाटर इज सो जेंटल एंड रॉक इज सो हार्ड, है ना। पानी तो कितना जेंटल होता है ना, बिल्कुल उसमें कोई ताकत नहीं होती, वो हल्का होता है, उसमें कोई जोर नहीं होता। एंड रॉक इज सो हार्ड, और जो रॉक्स यानी जो चट्टाने और जो पत्थर साइड में होते हैं वो कितने सख्त होते हैं। येट यानी इसके बाद भी, एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे,
जब रोजाना पानी उससे टकरा रहा होता है, और ये अमल कब से हो रहा है, ये सालों से चल रहा है, द रॉक्स गिव इन। गिव इन का मतलब होता है हार मान जाना। हार मान जाना से मुराद कि वो जो चट्टाने हैं, वो जो पत्थर है, वो हार मान जाते हैं, यानी वो अपनी शक्ति के बावजूद टूटना शुरू हो जाते हैं। इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स। जिस तरह से वाटर कमांड करता है, यानी जैसे पानी को बहना होता है, उस रॉक को जो कि बहुत हार्ड था, उसे मजबूरन उस पानी के आगे हार माननी पड़ती है, और जिस शेप में पानी बह रहा होता है उसी तरह से उस पत्थर की भी शक्ल हो जाती है। आवर प्रॉब्लम्स आर सो कॉलोसल, है ना, कॉलोसल एंड वी आर सो स्मॉल। कॉलोसल मीन्स वेरी बिग, कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है ना वो भी इसी तरह बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हम तो बहुत छोटे हैं। येट इफ वी परसिस्ट, लेकिन अगर हम परसिस्ट कर ले, यानी हम उससे लड़ते रहे, लगातार उसका मुकाबला करते रहे, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते रहे, उसका मुकाबला करते रहे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम भी जीत सकते हैं। जिस तरह से ये नर्म पानी जो है उस सख्त पत्थर को काट देता है, हमारे प्रॉब्लम्स भी इसी तरह सॉल्व हो सकते हैं। दूसरी एग्जांपल बता रहे हैं कि वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन अ कॉन्क्रीट पॉमेंट। ना, जैसा देखिए यहाँ पर इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि कंक्रीट का जो पॉमेंट है, सीमेंट से बना हुआ मजबूत ये जो पॉमेंट यानी फुटपाथ का इलाका है, उसकी जो क्रैक्स में से पौधे और घास जो है वो पीप कर रहे हैं ना, पीप यानी झांक रहे हैं ना, वहां से उग रहे हैं। सो इट लेफ्ट अस थिंकिंग हाउ एवर इम्पॉसिबल थिंग्स मे लुक, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। क्या उससे मैसेज मिलता है? इट लेफ्ट अस थिंकिंग, हमें उससे ये मैसेज मिलता है कि चाहे जितना ही मुश्किल रास्ता नजर आ रहा हो, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। हमेशा एक रास्ता, हमेशा कहीं ना कहीं उसमें एक उम्मीद होती है कि वो मुश्किल हल हो जाएगी, तो बाहर निकलने का रास्ता हमेशा मौजूद होता है, बस सिर्फ हमें कोशिश करने की जरूरत है। We saw a tree bare of all leaves in the cold winter month. We saw a tree, हमने एक पेड़ को देखा, कैसा था? bare of all leaves in the cold winter months, के जो विंटर मंथ्स होते हैं यानी सर्दी के महीने में उस पेड़ के तमाम पत्ते जो है वो गिर जाते हैं, तो वो बेयर हो जाता है, बरहना हो जाते हैं, यानी बगैर पत्तों के सिर्फ उसकी टहनियां और तना नजर आ रहा होता है। वी थॉट इट्स चैप्टर वाज ओवर। तो उस हालत में जब हम उस पेड़ को देखते हैं ना, जैसे देखिए यहाँ पर ये पेड़ नजर आ रहा है जिस पर एक भी पत्ते नहीं है, तो ऐसा देखने पर क्या लगता है? द इट्स चैप्टर वाज ओवर, कि उसका चैप्टर खत्म हो गया, यानी अब उस पेड़ का उस पर दोबारा पत्ते नहीं आएंगे। बट 3 months passed, spring sets in, and the tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds and life. लेकिन क्या होता है कि when 3 months passed, 3 महीने गुजरने के बाद spring set in, सेट इन कहते हैं शुरू होना को, कि जैसे ही स्प्रिंग यानी जो बाहर का मौसम आया, द ट्री वॉज बैक टू इट्स ग्रीन मैजेस्टी, वो ट्री वापस से अपने ग्रीन मैजेस्टी में आ गया, है ना। मैजेस्टी कहते हैं ताकत को, कि उसकी जो ताकत थी, उसकी जिंदगी जो थी, वो दोबारा से उस हालत में लौट आया। फुल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स एंड लाइफ, और उसके साथ ही उसमें बहुत सारे पत्ते लग गए, उसमें फूल लग गए, और जैसे ही पत्ते और फूल लगे तो वहां पर बर्ड्स भी आ गए, और एक तरीके से उसमें जान आ गई, उसकी जिंदगी उसको दोबारा मिल गई। तो एक पेड़ जिसके सारे पत्ते झड़ गए थे, लेकिन
मौसम बदलते ही वो वापस से पहले की तरह हरा भरा हो गया। उस पर से हमें मैसेज मिलता है कि व्हाट इफ वी टू हैड द कन्विक्शन दैट हाउएवर डिफिकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर। क्या उससे हमें यह मैसेज मिलता है ना कि इफ वी टू हैड द कन्विक्शन, क्या हम भी अगर ऐसा ही कन्विक्शन कर लेना, कन्विक्शन यानी यकीन, बिलीफ, कि अगर हमारा भी इसी तरह से बिलीफ रहे, हमें भी ऐसा ही अपने ऊपर यकीन हो कि चाहे जितनी ही डिफिकल्ट कंडीशन है, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर, वो हमेशा हालात ऐसे ही नहीं रहने वाले, हालात जरूर बदलते हैं। जैसा उस पेड़ के साथ हुआ कि उसके सारे पत्ते झड़ गए थे, लेकिन जैसे ही मौसम बदली हुआ वो वापस से जिंदा हो गया, उसके सारे पत्ते आ गए। रिमेंबर दिस टू शैल पास, कि ये भी पास होने वाला है, ये भी गुजरने वाला है, इस बात को हमेशा याद रखिए। और कुछ एग्जाम्पल्स में बता रहे हैं कि वी सॉ एन आर्मी ऑफ ants lugging a fly which was at least 10 times the ant's size. The ants organized themselves around the fly, lifted it on frail feelers and carried it to a quiet distance. Their teamwork and perseverance were impressive. आगे आंट्स की एग्जाम्पल कि वी सॉ आर्मी ऑफ आंट्स, कि हमने आर्मी ऑफ आंट्स को देखा। आर्मी ऑफ आंट्स यानी जो चींटियों की फौज होती है, चींटियों के ग्रुप को आर्मी कहा जाता है ना। अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो आंट्स के जो ग्रुप होते हैं उसे आर्मी कहा जाता है। लगिंग अ फ्लाई, कि वो लोग एक फ्लाई को लेकर जा रहे थे, उस पर वो मेहनत से काम कर रहे थे और उसको उठाए हुए थे। विच वॉज एटलीस्ट 10 times द आंट्स साइज, कि वो जो फ्लाई यानी जो मक्खी थी वो उन आंट्स के मुकाबले में 10 गुना बड़ी थी। द आंट्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स अराउंड द फ्लाई, उन आंट्स ने क्या किया, दे ऑर्गेनाइज ना, देखिए जैसा यहाँ पिक्चर में हमें नजर आ रहा है कि इस तरह उन्होंने अपने आप को चारों तरफ फैला लिया। लिफ्टेड इट ऑन फ्रेल फीलर्स, फ्रेल फीलर्स का मतलब यहाँ पर कमजोर हाथ ना, जो उनका मतलब चूंटियां तो कमजोर सी होती है, लेकिन उस कमजोर हाथ और पैर के साथ भी उन्होंने उस फ्लाई को उठा लिया। कैरीड इट टू अ क्वाइट अ डिस्टेंस, और उसे लेकर गए एक लंबे फासले तक, जहां पर उनको लेकर जाना था, जिस जगह पर उनकी बिल थी उस जगह तक वो लोग उस फ्लाई को लेकर गए। Their teamwork and perseverance were impressive, ना उनका जो टीम वर्क है और उनका जो परसिवरेंस है, परसिवरेंस कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी को, यानी किसी चीज पर डटे रहना, फौरन एक मर्तबा फेल हुए या कुछ हालात चेंज हुए तो हार नहीं मानना है, बल्कि उस पर डटे रहना है। तो उनका जो टीम वर्क था और परसिवरेंस था वो बहुत इम्प्रेसिव था, बहुत ज्यादा मुतासिर करने वाला था। What if we too are consistent, organized and focused, है ना। कितना ही अच्छा होगा अगर हम भी कंसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंट यानी मुस्तकिल मिजाजी से एक काम को बराबर से करते रहें, ऑर्गेनाइज्ड हो, है ना। ऑर्गेनाइज्ड यानी तरतीबवार एंड फोकस, पूरा ध्यान उसी पर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ और भी काम कर रहे हों। इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स है। स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग, ना। स्पाइडर के जो वेब्स होते हैं यानी जो मकड़ी के जाले होते हैं वो कितने नाजुक होते हैं ना, बिल्कुल ऐसा एक हाथ आप लगाएंगे तो वो टूट जाता है। येट वेरी स्ट्रॉन्ग, इसके बावजूद वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, एक जो धनुक होती है उसकी क्या हैसियत, लेकिन फिर भी वो आसमान को 7 रंगों से भर देती है।
Oysters take in a grain of sand, they open up with a pearl. Oysters, oyster कहते हैं सीप को, कि जो सीप होती है अपने अंदर एक बूंद या एक रेती के तिनके को अपने अंदर ले लेती है, लेकिन जब वो उसको दोबारा से खोलती है तो उसमें क्या होता है, अ पर्ल, उसमें मोती बन चुका होता है. Innumerable stars shine across the infinite sky. ना, innumerable stars shine across the infinite sky. लातेदाद सितारे आसमान में हमें चमकते हुए नजर आ रहे होते हैं. ये सभी एग्जाम्पल्स हैं कि हमें हार नहीं माननी चाहिए. Clouds take new shapes with every passing moment. ना, बादल जब हवा के जोर से चल रहे होते हैं तो उसकी शक्लें बदल रही होती है. वो जैसे हालात होते हैं उसके हिसाब से वो उसकी शक्ल बदलती चली जा रही होती है. The wind makes a tree dance with unhindered passion. हवा के चलने पर जितने भी पेड़ होते हैं वो डांस कर रहे होते हैं. अनहाइंडर्ड यानी बिना रोके हुए, यानी उनके अंदर जो जज्बा, यानी किसी किस्म का वो मुकाबला नहीं करते, बल्कि जिस तरह से हवा चलती है वो पेड़ भी उसी तरह से वो हरकत कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं. वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड. इसी तरह पानी जो होता है उसमें विदाउट अ हिंट ऑफ ईगो यानी तकब्बुर, उसमें जरा भी तकब्बुर नहीं होता, बल्कि वो चेंजेस इट्स फॉर्म, वो अपने फॉर्म यानी अपनी शक्ल को चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड. है ना, डिक्टेट्स यानी ऑर्डर्स, यानी जैसा सन और विंड कहते हैं वो अपने फॉर्म को चेंज कर रहा होता है. यानी जब कहीं पर उसे ठंडी हवाएं मिलती हैं तो वो बर्फ बन जाता है, कहीं पर पानी की शक्ल में होता है, और जहां पर गर्मी ज्यादा हो तो वो भाप बनना शुरू हो जाता है. इस तरह पानी जो है अपना अलग अलग फॉर्म चेंज कर रहा होता है. वो कभी भी ईगो नहीं दिखाता, वो तकब्बुर नहीं दिखाता. When we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature. We touch it and become gold ourselves. क्या कह रहे हैं लास्ट में कि we see a caterpillar. Caterpillar एक कीड़ा होता है और उस कीड़े से ही चेंज होकर बटरफ्लाई बनती है. तो एक कीड़े से लेकर बटरफ्लाई बनना, और इस मंजर को हम देखते हैं रोजाना ही, उसके बारे में हम सुन रहे हैं, देखते हैं. इसी तरह अ फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट, कि एक फ्लावर एक फल में तब्दील हो जाता है. तो ये चीजें क्या है एक्चुअल में? दीज आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ अल्केमी ऑफ नेचर. ये सभी कुदरत के करिश्मे हैं. We touch it and become gold ourselves. ऐसे में अगर हम उसको टच करते हैं तो टच करने पर हम खुद ही गोल्ड, है ना. देखिए हमने गोल्डन टच स्टोरी पढ़ी है. गोल्डन टच में जो किंग था, किंग मिडास, जब किसी चीज को छूता था तो वो चीज गोल्ड बन जाती थी. लेकिन यहाँ पर नेचर हमें जो सबक सिखा रही है, उन चीजों को हम छूते हैं, छूने से मुराद, टच करने से मुराद, यहाँ पर उनको अगर हम अपनाते हैं तो हम खुद गोल्ड बन जाएंगे और हम बहुत कीमती बन जाएंगे. और ओवरऑल यहाँ पर नेम ऑफ द राइटर इज गिवन रक्षा भरतिया, है ना. राइटर असल में क्या बताना चाह रहे हैं कि जितने भी नेचर के प्रोसेसेस हमारे अतराफ में हो रहे हैं, अगर हम उन पर थोड़ा गौर करें, उसको देखें, तो फिर हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, कर सकते हैं. तो ये था हमारा आज का चैप्टर, द अल्केमी ऑफ नेचर. बच्चों, ये था हमारा चैप्टर द अल्केमी ऑफ नेचर, जिसे आप BMC एजुकेशन उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 10 इस YouTube चैनल पर देख रहे थे.
आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकॉन जरूर दबाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।